चैप्टर 39 बेटा जो प्रतिरक्षा है उसके अंदर हम लोगों ने दो प्रकार देखे हैं प्रतिरक्षा के। कौन कौन से थे? जो प्राकृतिक होती है वो और एक उपार्जित होती है ना। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में एक और प्रकार अगर हम काउंट करते हैं वो है स्वतः प्रतिरक्षा। स्वतः परीक्षा यानी ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है, कभी कभी कुछ कारण हो जाते हैं, जैसे अनुवांशिक कारण होते हैं, वातावरणीय कारण होते हैं या कोई अन्य कारण होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जीव अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध क्या बनाना शुरू कर देता है, देखो उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र की ये विशेषता होती है कि वह अपने और बाहर के जो भी चीजें होती है उसमें अंतर कर सकता है, जिसको हमने बोला था स्वयं और पराय की संकल्पना, पढ़ा था ना कि प्रतिरक्षी तंत्र में ये विशेषता होती है। लेकिन किस कारण होते हैं, जैसे अनुवांशिक हो सकते हैं, वातावरणीय हो सकते हैं या अन्य कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र है वो हमारी ही जो अंदर कोशिकाएं उपस्थित है उनके प्रति क्या बनाना शुरू कर देता है, प्रतिरक्षी अणु बनाना शुरू कर देता है। आगे बात समझ में? तो ये जो चीज है इसकी वजह से अगर प्रतिरक्षी अणु बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि ये कोशिका है इसके अगेंस्ट जो है प्रतिरक्षी अणु बन रहे हैं ना, तो ये कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, इससे जैसे ही प्रतिरक्षी अणु जुड़ेगा इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो स्वयं के जो भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसे स्वतः प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के अंदर हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना है जिसमें हम लोगों ने जो ग्रंथियां पढ़ी थी उसके अंदर थायराइड ग्रंथि है, उसमें देखा था कि थायराइड ग्रंथि के कोई अबनॉर्मलिटीज हो जाती है तो उस अबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ दवाई दी जाती है ना, थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए। तो दवाइयों की वजह से जो है खुद की जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है वो क्या करना शुरू कर देता है, जो दवाइयों की वजह से प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला जो प्रतिरक्षी अणु होता है वो बनाना शुरू हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि क्या होती है, काम करना बंद कर देती है ना। तो वो ये चीजें होती है, तो वो स्वतः प्रतिरक्षा के अंदर आता है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा टीका या टीकाकरण, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीन और क्या होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो टीका और टीकाकरण हम लोग देखेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखो सबसे पहले टीका या वैक्सीन क्या होता है समझना बहुत जरूरी है बेटा। क्यों? क्योंकि जो है ये नहीं समझ में आएगा तो आगे की इसके प्रकार समझ में नहीं आएंगे। क्या होता है, जैसे प्रतिजन, प्रतिजन जो होता है यानी ये जैसे कोई जीवाणु है तो इस जीवाणु के ऊपर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन सीक्वेंस होते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं है ना, ये सब वो प्रोटीन्स या फिर और कोई भी रसायन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम रोग ग्रस्त होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जो प्रतिजन होता है ना, ये क्या होता है, प्रोटीन हो सकता है, कोई रसायन हो सकता है जीवाणु की सतह पर, ठीक है। कोई इसकी वजह से हम क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। तो प्रतिजन का मतलब आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी अणु क्या होती है, प्रोटीन श्रृंखलाओं से बनी हुई निर्मित संरचना होती है, वाई आकार की, 10th के अंदर पढ़ा है ना, जो कि क्या करते हैं, इन प्रतिजन के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रतिरक्षी अणु होती है। आगे बात समझ? तो ये प्रतिजन जो होता है उसको प्रतिरक्षी अणु क्या करता है, नष्ट करता है ना। तो अब देखो क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं टीके की, टीका क्या होता है, तो कोई भी रोगाणु होता है यानी जो रोग कारक होता है जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, इस रोगाणु को क्या किया जाता है, या तो कम सक्रिय किया जाता है या इसको निष्क्रिय यानी मार दिया जाता है ना, निष्क्रिय कम सक्रिय, है ना। इस अवस्था में इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, किसी को कम सक्रिय, विनाशित या निष्क्रिय करके, अथवा इसमें इससे जो बीमारी, अगर सपोज करो कुछ जीवाणु होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाए उससे बीमारी नहीं होती, लेकिन जीवाणु भले प्रवेश कर जाए हम बीमार नहीं होंगे, है ना।
जैसे कि जो टिटनस होता है उसका जो जीवाणु होता है वो एक्चुअली अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया है, तब तक हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये जीवाणु प्रवेश करने के बाद कुछ विष क्या करता है, टॉक्सिक पदार्थ, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो स्रावित करते, तब जाके हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो क्या होता है, रोगाणु को कम सक्रिय करना, निष्क्रिय करना, या इस रोगाणु के द्वारा स्रावित जो विष होता है उसको क्या किया जाता है, उसकी अति सूक्ष्म मात्रा ली जाती है, उसकी छोटी सी मात्रा ली जाती है और उसको शरीर में क्या किया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। तो ये जो कम मात्रा है ना, ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं हम, टीका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टीका कह रहे हैं, वैक्सीन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, जो रोग कारक होता है, जो बीमारी हो रही है हमें जिसकी वजह से, है ना, तो उस रोग कारक को कम सक्रिय करके, निष्क्रिय करके या विनाशित करके यानी मार के, ठीक है, या फिर इस रोगाणु के द्वारा जो स्रावित विष है उसकी सूक्ष्म मात्रा लेके हम शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ये जो मात्रा है उसको हम क्या कह रहे हैं, टीका कह रहे हैं। और इस टीके को इंजेक्शन के माध्यम से किसमें डालना, हमारे शरीर में डालना, डालने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया को बोलेंगे टीकाकरण। आ गई बात समझ में, इस क्रिया को क्या बोला जाएगा, टीकाकरण बोला जाएगा, यानी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये वैक्सीन होती है और ये वैक्सीनेशन होता है। अब आ गया नेक्स्ट कि जो है टीकाकरण के जनक किन्हें कहा जाता है, तो टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। कौन है, एडवर्ड जेनर नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने सबसे पहले 1796 में क्या किया था, गो चेचक यानी काउ पॉक्स का प्रयोग कर जो विषाणु है चेचक का, है ना, तो काउ पॉक्स का प्रयोग करके पहली बार जेम्स फिक्स नाम का जो व्यक्ति है उसमें चेचक का क्या बनाया, टीका बनाया। इसीलिए सबसे पहले यानी टीकाकरण की जो नींव रखी वो एडवर्ड जेनर ने रखी थी। जो चेचक होता है ना, काउ पॉक्स जिसको कहते हैं, उसका टीका जो है सबसे पहले जो बनाया वो किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने बनाया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, टीके में क्या किया जाता है, सूक्ष्म मात्रा जो भी रोगाणु है ना, उसको निष्क्रिय कर यानी कम सक्रिय कर, ठीक है, ये सूक्ष्म मात्रा रोगाणु की किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या की जाती है, प्रवेश करवाई जाती है। प्रवेश करवाने पर ऑब्वियस सी बात है बाहर से कोई भी चीज आएगी, है ना, यानी ये प्रवेश किया तो ये जो रोग कारक या सूक्ष्म मात्रा जो शरीर में गई है उसके अगेंस्ट इस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी अणु बनाएगा। आ गई बात समझ में, तो प्रतिरक्षी अणु जो बनेंगे तो इन रोगाणुओं को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। और व्यक्ति जो है एक बार जो है प्रतिरक्षी अणु बन गया तो वो किसमें चला जाता है, आपको पता है, स्मृति कोशिकाओं जो है उस रूप में मानव शरीर में रहता है। तो दोबारा हम उससे इंफेक्टेड नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर वो जीवाणु विषाणु चले भी जाएंगे तो हमारी प्रतिरक्षी जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और क्या करना शुरू कर देंगी, फिर से ये प्रतिरक्षी अणु बनाना शुरू कर देगी। तो हम बिना बीमार हुए ही ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आ गई बात समझ में। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, पूरा प्रोसेस किया जाता है। सूक्ष्म मात्रा की रोगाणु की ली जाती है, इस रोगाणु को निष्क्रिय करके शरीर में डाला जाता है। व्यक्ति के शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा तो प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव होकर प्रतिरक्षी अणु बनाएगा। ये प्रतिरक्षी अणु इस रोगाणु को तो नष्ट करेगा ही करेगा, पर ये जो क्रिया हुई है उससे कौन सी कोशिकाएं बनेगी, स्मृति कोशिकाएं बनेगी। स्मृति कोशिकाएं जो है वो क्या करेगी, एक्टिव होगी। और नेक्स्ट टाइम जब फिर से वही विषाणु अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम बीमार नहीं पड़ते। तो इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। बचपन में पोलियो के टीके लगते हैं, डीपीटी का टीका लगता है, चेचक का टीका लगता है। लगता क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्या की जाती है, प्रतिरक्षी अणु को स्मृति कोशिका के रूप में क्या किया जाता है, जो है स्टोर करके रख लिया जाता है ना, ताकि बच्चे जो इन फ्यूचर अगर उनके शरीर में वातावरणीय कारणों से कोई भी इन्फेक्टिव जो जीवाणु है वो प्रवेश करता है तो वो बच्चे की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टीकों के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार हैं टीकों के, है ना। तो टीकों के प्रकार, ठीक है, टोटल जो है 5 प्रकार है। सबसे पहला आता है जीवित या तनुकृत।
ठीक है, पहला प्रकार है। दूसरा दूसरा प्रकार आता है हमारा मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके। ठीक है, थर्ड टाइप आता है आविष टीके। चौथा प्रकार है संयोजी या इकाई टीके। ठीक है, और पांचवा जो प्रकार आएगा वो आएगा अभियांत्रिकी टीके। ठीक है, देखो क्या होता है, जीवित या अनुकृत या दुर्बल क्षीण जो टीके होते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं खसरा, रोटावायरस या रूबेला। खसरा की जो बीमारी होती है, रूबेला जो वायरस होता है वो रूबेला है ना, खसरा रूबेला, इनके अंदर क्या किया जाता है, ये टीका दिया जाता है। ठीक है, रोटा वायरस जो है, अभी इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले देखो, अभी जो भी कोई जीवाणु है उसकी क्या विशेषता होती है बेटा, एक जीवाणु है वो किसी भी जीव के शरीर में जाने के बाद क्या करता है, अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता रहता है। ठीक है, जीवाणु विषाणु जो है वो क्या करते हैं, प्रतिकृति क्रिया करते हैं, मतलब अपने ही समान जो जीव है उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, विखंडन विधि करते हैं। ठीक है, खंडन विधि करते हैं तो अपनी जो संतति होती है उनको बढ़ाते हैं, तब जाकर हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। आगे बात समझ में, तो क्या किया जाता है, कोई भी जो रोग कारक है या रोगाणु है, जैसे कोई भी जीवाणु है, विषाणु है, उसको मानव शरीर में प्रवेश करवाने से पहले उसको क्या किया जाता है, संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाता है, या कोई भी जंतु है उसके भ्रूण में इसको संवर्धित किया जाता है, जैसे कि मुर्गी के भ्रूण में। ठीक है, यानी एक जीवाणु इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ये बार बार रिपीटेडली अपनी नई जनरेशन क्या करेंगे इनके शरीर में, यानी संवर्धन माध्यम में या फिर इस जंतु भ्रूण यानी मुर्गी के भ्रूण के अंदर बार बार अपनी काउंट्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बार बार ये अपनी काउंट्स क्या करते हैं, इन हमने रोगाणु को किसमें डाला है, या पहले संवर्धन माध्यम में डाला है या फिर किसमें डाला है, जंतु के भ्रूण में या मुर्गी के अंदर डाला है। तो इससे क्या होता है, ये बार बार रिपीटेडली क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, अब इस डिवाइडेशन के कारण ये क्या करते हैं, जब इनको दूसरे संवर्धन माध्यम क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है जिसमें ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है, तो जीवाणु उसमें काफी संख्या में डिवाइड होते हैं, उसको संवर्धन माध्यम कहते हैं ना, पढ़ा है। तो कई पीढ़ियों तक ये संवर्धित जब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये कैपेबिलिटी खो देते हैं मनुष्य में प्रतिकृति बनाने की, यानी मनुष्यों के अंदर जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है वो खो देते हैं। कब खोते हैं, जब हम इनको किसमें, रोगाणुओं को संवर्धन माध्यम में या जंतु भ्रूण के अंदर कई पीढ़ियों तक क्या करते हैं, संवर्धित करवा देते हैं। तो फिर ये जीवाणु को अगर उठा के हम इन पीढ़ी के जीवाणुओं को अगर मनुष्य में डालते हैं तो ये अपनी प्रतिकृति क्या कर देते हैं, खो देते हैं। लेकिन ये वायरस के ऊपर जो जिस प्रोटीन की वजह से क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, वो तो इनके अंदर क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, इसी वजह से प्रतिकृति की जो कैपेबिलिटी है वो तो खो दी, पर रोग कोज करने की या रोग पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है इन्होंने नहीं खोई। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे, हम मनुष्य के शरीर में डालेंगे तो प्रतिरक्षी जो मनुष्य का प्रतिरक्षी तंत्र है वो क्या करना शुरू कर देगा, प्रतिरक्षी जो अणु है वो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो टीके हैं वो इस तरीके से क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं। फिर है मरे हुए जीव या निष्क्रिय, है ना, मरे हुए या फिर निष्क्रिय टीके हैं। तो क्या समझते हो इसमें, जो जीव होता है, रोग कारक होता है ना, उसको क्या किया जाता है, उसको निष्क्रिय बनाया जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो विभाजन क्षमता है, विभाजन क्षमता, निष्क्रिय बनाना यानी विभाजन क्षमता खो देना। तो जीवाणु जो होते हैं या विषाणु होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी विभाजन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, या तो गर्म किया जाता है उसे सॉल्यूशन के अंदर डाल के,
या फिर जो केमिकल्स होते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड या फॉस्फोरीन जो है रसायन, कौन से, फॉर्मल्डिहाइड और कौन सा है, फॉस्फोरीन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड या फॉस्फोरीन जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फॉस्फोरीन जो है उसमें क्या किया जाता है, उन रसायनों की मदद से निष्क्रिय बनाया जाता है। मतलब जो जीवाणु है वो अपनी विभाजन क्षमता क्या करते हैं, खो देते हैं, पर उनमें एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन का काम क्या है, बीमारी को उत्पन्न करना। तो ये जो जीवाणु है जिनको हमने निष्क्रिय कर दिया, वो क्या करेंगे, बीमारी तो कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित है, एंटीजन के गुण उपस्थित है। तो जैसे ही मनुष्य के शरीर में इसे प्रवेश करवाया जाएगा तो हमारा प्रतिरक्षी अणु जो है वो क्या करेगा, बनाएगा प्रतिरक्षी तंत्र, और हम जो है मेमोरी सेल्स क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये जो क्या किया जाता है, कम सक्रिय या निष्क्रिय जो जीवाणु है, रोगाणु है, उसको मनुष्य में क्या किया जाता है, इस प्रकार से प्रवेश करवाया जाता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है आविष टीके, है ना। थर्ड कैटेगरी कौन सी है बेटा, आविष टीकों की। क्या है, मतलब विष, जो भी जो जीवाणु जो है, अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि टिटनस जो होता है वो कॉलिस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है, टिटेनी जीवाणु, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, ये जीवाणु जो है, मान लो किसी व्यक्ति ए के शरीर में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करते ही क्या होगा, व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कितने ही घुस जाओ, लेकिन ये क्या होगा, ये कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु जो है, टिटेनोस्पास्मिन जो है, टिटेनोस्पास्मिन नामक विष का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद टिटेनोस्पास्मिन जो विष है उसका क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा, उसको बनाएगा, तब जाके व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, टिटनस रोग होगा। आ गई बात समझ में। तो टीके, ये जो आविष टीके हैं उनमें क्या किया जाएगा बेटा, टीके में हम क्या कर रहे हैं, कोई विष या जो रोग कारक है उसको भी निष्क्रिय कम सक्रिय करके डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टिटेनोस्पास्मिन जो विष है उसकी क्या की जाएगी, उसको भौतिक रूप से परिष्कृत कर कर, यानी उसमें कुछ चेंजेस लाकर उसको कम हानिकारक बनाकर क्या किया जाएगा, व्यक्ति के शरीर में डाला जाएगा, और फिर व्यक्ति के शरीर में क्या बनेगी, प्रतिरक्षी अणु बनेगी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो बीमारी का कारक होता है, जो विष होता है, उसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन में क्या किया जाता है, भरा जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, जो है टीके में डालकर, इंजेक्शन में डालकर क्या किया जाता है, व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है कि टिटनस जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी जो जीवाणु है उसके द्वारा स्रावित टिटेनोस्पास्मिन जो विष होता है उसके कारण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है दो रोग है, संयोजी या इकाई टीके दो है, और एक है अभियांत्रिक टीके, इसको हम लोग देखेंगे। देखो उसके बाद जो है बेटा हमारे पास संयोजी टीके या सयुग्मी टीके भी कहेंगे इन्हें, सयुग्मी लिखा हुआ है आपके बुक में, है ना। तो सयुग्मी टीके क्या होते हैं, सयुग्मन, आपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हैं 10th के, है ना। तो सेम है, सयुग्मन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि दो चीजों को मिलाया जाता है और फिर टीका बनाया जाता है। दो चीजें क्या होती, एक तो जैसे जीवाणु है, इस जीवाणु के आवरण के कारण क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो इसको ले लिया जाएगा, जीवाणु का आवरण, प्लस इसके साथ किसको जोड़ दिया जाता है, कैरियर प्रोटीन को जोड़ दिया जाता है, और फिर टीका या वैक्सीन बना के और व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर इकाई टीके, इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट। जैसे ये जीवाणु है, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, है ना। अब उस प्रोटीन में से एक ही प्रोटीन को लिया जाता है किसके रूप में, प्रतिजन। प्रतिजन क्या करता है, बीमारी कोज करता है, बीमारी का कारण होता है। तो इस एक
यानी जितने सारे प्रोटीन है उनमें से कितना प्रोटीन लिया है, सिर्फ एक लिया जाता है और प्रतिरंजन के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्ति के जो शरीर होता है उसमें क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है और ऑटोमेटिकली प्रतिरक्षा तंत्र फिर प्रतिरक्षी अणु बनाना शुरू कर देता है। जो है इकाई टीके का एग्जाम्पल किसका है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है वो है। फिर है अभियांत्रिकी टीके, क्या किया जाता है, पुनर्योगज तकनीक से। पुनर्योगज तकनीक जो होती है बेटा, उसमें कोई भी जीवाणु या ईस्ट का जो डीएनए होता है उसमें किसी दूसरे जो रोग कारक होता है उसका डीएनए ऐड कर दिया जाता है। ये जीवाणु का डीएनए है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी रोग कारक है, ठीक है, उसका डीएनए क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए बना इसको क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए बोलेंगे, है ना। तो पुनर्योगज डीएनए को क्या किया जाता है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है टीके के रूप में, जैसा कि यकृत शोथी जो टीके होते हैं वो। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए, टीकों के प्रकार हो गए। तो 39 जो चैप्टर है वो आपका अब यहाँ पर फिनिश होता है।